ठीक है। तो गदर मतलब जानते हो, मूवी नहीं है, गदर मतलब होती है क्रांति, कल आने वाली है, रिलीज होने वाली है गदर 2, ठीक है। गदर मतलब क्रांति, ठीक है। तो गदर मचा दोगे कहीं भी जा करके। तो ये इनके युवा थे, क्रांतिकारी थे, है ना, हमेशा गदर मचाते रहते थे कहीं भी जा करके। अब झुंड के झुंड जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक न्यायाधीश जा रहे थे, मतलब उस समय की बात है, एक न्यायाधीश जा रहे थे, उनको घेर लिया कि साहब एक आपसे एक प्रश्न करना है कि तो आप तो ज्ञानी हो साहब, है ना, हमारे गुरु कहते हैं ज्ञानियों का सम्मान करो, और आप तो ज्ञानी हो, आपसे कुछ प्रश्न है हमारे। तो उन्होंने बोला ठीक है कि बताएं। हाँ, उन्होंने बोला कि मृत्यु क्या है। तो उन्होंने बोला कि कोई व्यक्ति किसी को मार देता है तो मृत्यु है। तो फिर आप उसको दंड क्यों देते हो? कि भाई समाज में व्यवस्था बनी रहे, इसलिए हम लोग उसको दंड देते हैं, मतलब कि मृत्यु और वो अलग है। कि उन्होंने कहा कि नहीं, हत्या अगर होती है तो हत्या गलत है, ठीक है। तो फिर इनके शिष्य क्या करते थे, शिष्यों को ज्ञान सिखाए रखा था इन्होंने कि जो भी प्रश्न का जवाब दे उसका कुछ उसमें से प्रश्न और करो ताकि आंसर आपको करेक्ट मिले। तो उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति किसी को मार देता है तो वो हत्या है, और हत्या पर हम लोग किसी को दंड देते हैं, ठीक। जज ने बोल दिया। फिर शिष्यों ने पूछा, मान लो प्लेटो होगा उस समय पे, तो उन्होंने पूछा कि ठीक है कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, हत्या है, तो फिर हम लोग सैनिक को दंड क्यों नहीं देते? वो तो बॉर्डर पे बहुत सारों को मारता है, 10-10 को मारता है। उसका दिमाग खराब हो गया जज का। फिर वो कहता है नहीं नहीं यार सच कह रहे हो आप। फिर तब भी थोड़ा गुस्से कंट्रोल किया। उसने कहा कि हत्या हम उसको मानेंगे जो अकारण किसी की मृत्यु कर दे, मतलब किसी को मार दे अकारण, बिना किसी उद्देश्य के मार दे। सैनिक तो उद्देश्य के लिए मार रहे हैं, अकारण किसी को मार दे उसको हम हत्या बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अकारण मारने का मतलब क्या है? एक डॉक्टर ले लेते हैं, एक डॉक्टर तो अच्छा काम कर रहा रहता है, नहीं अकारण नहीं बोला उन्होंने, किसी बुरे उद्देश्य से अगर किसी को मारे तो वो हत्या है, गलत उद्देश्य से या किसी अन्य उद्देश्य से मारे तो। फिर उन्होंने कहा, फिर शिष्यों ने प्रश्न पूछा कि फिर डॉक्टर को ले लेते हैं, वो तो इलाज करता रहता है बेचारा, अच्छी उसको बचाने का प्रयास करता है, और गलती से वो सामने वाला मरीज टपक गया तो फिर तो क्या आप उसको सजा दे? तो फिर उसका जज का दिमाग खराब हो गया कि यार ये तो फिर इसने हत्या की परिभाषा बदल दी कि ये भी हत्या नहीं है। सही बात है, डॉक्टर ने तो अच्छे उद्देश्य के लिए किया था पर हो गया गलत उससे, तो फिर उसको हम कैसे सजा देंगे? तो डॉक्टर को भी सजा नहीं देते। या फिर आप दूसरा एक एग्जाम्पल ले लीजिए, बहुत सारे देशों में, किसी का प्रश्न भी था आप में से, कि बहुत सारे देशों में क्या है कि जो इच्छा मृत्यु है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोल, यूथेनेसिया, इच्छा मृत्यु है, वो लीगल है। मतलब कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे मरना है तो सरकार उसको परमिशन दे देगी। हमारे भारत में अभी नहीं है, हमारे भारत में केवल कुछ रेयर केसेस में है। रेयर केसेस मतलब कि जो मेडिकल केसेस है कि जिसमें संबंधित व्यक्ति के आगे हेल्थ में सुधार की संभावना नहीं, उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, वो भी उसके घर वालों या उसी व्यक्ति की सहमति पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत बड़ी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, डॉक्टर को लिखित में देना पड़ता है। तो अब मान लो डॉक्टर किसी को यूथेनेसिया दे रहा है, मतलब कि इच्छा मृत्यु दे रहा है, भाई कोई मरने ही वाला है, मतलब जीवन 10 साल से कोई कोमा में पड़ा हुआ है, अंतिम सांसें गिन रहा है, इससे अच्छा है कि उसकी बचने की संभावना है, तो वो मर जाए, वो मृत्यु मांग रहा है, उसको डॉक्टर ने यूथेनेसिया दिया, तो क्या हम डॉक्टर को सजा देते हैं? नहीं देते। तो फिर वो हत्या नहीं हुई क्या? वो भी तो हत्या है। सैनिक भी वहाँ मारते हैं, वो भी हत्या है। फिर बोलेंगे हत्या की परिभाषा क्या है? जज का दिमाग खराब हो गया, वो भड़क कर चला गया कि तुम लोगों को किसी ने भड़का दिया। किसके शिष्य हो? कि सुकरात के, कि मैं जो कह रहा हूँ वही मानो। बोलो नहीं मानेंगे, आपकी बात अधूरी है, आप ज्ञानी नहीं हो, हम आपका सम्मान नहीं करेंगे। अब ये कह दिया तो अब जज था, उसका ईगो को हर्ट हो गया, जा करके राजा को शिकायत कर दी कि साहब वो बंदा भड़का रहा है इनको, युवाओं को, और सभी लोग है ना भड़काने लग गए। एक घटना और घट गई वहां पर, ये हर चीज को तर्क की कसौटी पे कसते थे। एक बार क्या हुआ, एक ऐसे ही जो राजा के में भी, राजा के दरबार में भी वो रहते थे बड़े बड़े दार्शनिक वगैरह, तो वो दार्शनिक कहते थे कि महाराज आप तो है ना कोई दिव्य पुरुष हो। अब कहते थे उनको तो पैसा चाहिए था, राजा का सम्मान, राजा की नज़र में अच्छा बनना था, तो बोलते थे कि महाराज आप तो दिव्य पुरुष हो। कि बोलो कैसे दिव्य पुरुष है बताओ? कि इसलिए दिव्य पुरुष हो कि आपकी माता जो थी ना, वो एक बार उस पर्वत पर मतलब ऐसे विचरण कर रही थी, घूमने गई थी, ऊपर से अंतरिक्ष से देवता आए और उन्होंने आपकी माता को देखा, और आपकी माता को देखा तो क्या हुआ, मतलब पवन देवता मान ले, कोई शिव देवता मान ले, आपकी माता को देखा और सांप बन करके आपकी माता की योनि में प्रवेश कर गए और अपना अंश उसमें छोड़ दिया, तो आप भगवान के वंश हो, ये उन्होंने कहा। तो राजा खुश था कि भाई मैं तो भगवान का वंशज हूँ,
मैं मतलब ईश्वर का अंश हूँ, मैं तो, मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ। राजा खुश। सुकरात ने फिर प्रश्न उठाया, मतलब सुकरात ने वहां तो नहीं उठाया, पर पता चला कि यार ऐसा प्रचलन है कि राजा किसी भगवान के वंशज है। तो सुकरात ने कहा कि मैं ऐसे देव कि किसने कहा कि वहां पे कोई देवता थे यूनान के, नाम तो मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओरेकल बताते हैं, हाँ जो भी है, पर उनके वो राष्ट्रीय देवता थे, मतलब ये बोलेंगे नेशनल गॉड थे कोई, मुझे नाम याद नहीं, थोड़ा देख लेना। हमारे यहाँ पर जो इंद्र मानते हैं ना हम लोग इंद्र को, ऐसे वहां पर इंद्र को वो कुछ और मानते थे, वो उनके नेशनल गॉड थे। अब थोड़ा देख लेना। तो सुकरात ने उनके नेशनल गॉड का अपमान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे देवता की पूजा ही नहीं करूंगा जो एकदम अनैतिक आचरण वाला हो। बोलो कैसे? पहली बात तो वो ऐसा देवता कौन है, इतना महान कैसे हो गया कि किसी महिला की योनि में बिना उसकी परमिशन के प्रवेश करके सांप बन करके उसने तो गलत कृत्य किया, मतलब बलात्कार किया एक प्रकार से। ऐसे देवता को मैं नहीं मानूंगा, रिजेक्ट कर दिया। अब जब पता चला कि सुकरात ने नेशनल गॉड का अपमान कर दिया, उनके मतलब यूनान के नेशनल गॉड का अपमान कर दिया, सुकरात को उठाकर ले आए सब लोग और बोला कि आपको मारेंगे। और जनमानस जो था ना वो सुकरात से प्रेरित था, तो बोला डायरेक्ट मारेंगे, फांसी पे लटका देंगे तो जनता भड़क सकती है, बोलो इनको ऑप्शन दो। सुकरात बहुत खतरनाक आदमी था, मरते मरते भी वो कहते हैं कि सत्य के लिए मरा भी जा सकता है, केवल ज्ञान की बातें नहीं बताई जा सकती, सत्य के लिए मरा भी जा सकता है। जैसे आप देखोगे भगत सिंह है ना, वो बंदा ऐसा नहीं चाहता तो असेंबली में बम फेंक के भाग सकता था, पर जानबूझकर सरेंडर किया। उसने कहा कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जान दी भी जा सकती है, केवल फिलोसफिकल बातें नहीं की जा सकती, दम में तो जान दे के दिखाओ, है ना। तो ऐसे सुकरात ने कहा कि मैं भागूंगा नहीं। उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है, उन्होंने कहा मरना है आपको, मारना है हम लोग, ठीक है मैं मर जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि आपके सामने दो ऑप्शन है कि या तो आप फांसी के फंदे पर लटक जाओ या फिर आप हेमलॉक पी लो। हेमलॉक मतलब वहाँ पर एक जहर था खतरनाक, उसको पीते ही चंद मिनटों में आदमी की मौत हो जाती थी, तो आप ये पी लो। सुकरात को बोला कौन सा मेथड यूज करोगे? मरना तो आपका तय भैया, आपके ऊपर जो वो जितने अपराध लागू हुए हैं, नेशनल गॉड का अपमान किया, न्यायाधीश को अपमान किया, युवाओं को भड़का दिया, जनता को बरगला रहे हो, उल्टा सीधा ज्ञान दे रहे हो, ये सारे आपके ऊपर अपराध सिद्ध हो गए, हम आपको मारेंगे तो है, पर मरना कैसे चाहोगे? सुकरात ने कहा कि दो ऑप्शन बताए आपने कि एक तो हेमलॉक जहर और दूसरा फांसी का फंदा, मैं तीसरा बताता हूँ मुझे मारने का। उन्होंने बोला कि आप ही बता दो साहब कैसे मरोगे? उन्होंने कहा कि मुझे किसी करप्ट न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठा दो जो कि भ्रष्टाचारी हो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों? क्योंकि अगर किसी अच्छे इंसान को किसी भ्रष्टाचारी के पद पे बिठा दिया जाए ना तो उस आदमी की आत्मा तो वैसे ही मर जाती है। अब उनका दिमाग खराब हो गया कि यार ये तो अभी मरने की बात कर रहा है, फिर भी इतनी बेकार बात कर रहा है, जल्दी से मारो इसको। बेचारे को हेमलॉक पिला दिया और उनकी मृत्यु हो गई। तो सुकरात ने साबित किया कि सत्य के लिए मरा भी जा सकता है। अब इतना सोचिए, इतना तार्किक आदमी था कि मृत्यु के दौरान भी वो कमियों को गिना रहा था कि आप जैसे भ्रष्टाचारी न्यायाधीश है तो आपको तो वैसे आत्मा मरी हुई है, मुझे भी बिठा दो, मेरी भी आत्मा मर जाएगी, तो मेरी आत्मा मरी तो मैं भी मरा। इतने महान आदमी थे भाई। तो इन्होंने क्या किया उस प्रश्न से कि मृत्यु क्या है या हत्या क्या है, फिर उसके यूनिवर्सल निकाला कि भाई प्रश्न किया, कमी निकली वो सैनिक वाली, फिर प्रश्न किया, फिर कमी निकली डॉक्टर वाली, फिर यूनिवर्सल की भाई अकारण। फिर उन्होंने सारी चीज़ों को समराइज करते हुए आंसर दिया कि बिना किसी उद्देश्य के दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी व्यक्ति के साथ में उसके जीवन लेने का प्रयास करना ही हत्या है। फिर वो एक यूनिवर्सल निकल कर आई। तो क्या है, ये क्या करते थे, किसी भी प्रश्न पर प्रश्न मतलब प्रश्न आंसर, फिर उसका अपोजिट प्रश्न, फिर प्रश्न का आंसर, फिर अपोजिट प्रश्न, जब तक कि प्रश्न का उत्तर कंप्लीट ना हो जाए, एक यूनिवर्सल आंसर ना आ जाए तब तक पूछते थे। ये इनकी डायलेक्ट मेथड थी और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नहीं पढ़ाई क्या? नहीं पढ़ाई क्या? अरे मेरे बुद्धिजीवियों पढ़ाई थी, भूल गए। तरीका दूसरा था, थेसिस, भूल गए। फिर क्या बोला था? एंटीथेसिस। फिर इन दोनों से निकलकर सिंथेसिस। बताई थी ना कि पहले कथन या फिर हम बोलेंगे इसको अवधारणा, फिर एंटीथेसिस मतलब कि प्रतिधारणा। प्रतिधारणा बढ़िया शब्द दिया, किसने दिया? मैंने दिया था क्या? पर मुझे ही नहीं पता था ये प्रतिधारणा। और ये फिर क्या है? संश्लेषित धारणा या संश्लेषण।
मतलब मैं कहूँगा जब भी आप इसको जीवन में याद रखो। क्यों रखो? अभी मैं आपको यही पूछ रहा था ना कि ये सुकरात का आपके जीवन में क्या महत्व है। पेंस पास कर जाओगे, इसके बाद में जीवन में कोई महत्व नहीं रह जाएगा अगर इसकी इस मेथड को अपनाया नहीं आपने। पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। कल को आप एक पद पर बैठे हुए हो, आपके सामने कोई फरियादी आता है, आप कैसे पहचानोगे कि ये फरियादी सच बोल रहा है? आप कैसे पहचानोगे कि ये फरियादी सच बोल रहा है? तो आप फिर ऐसे पहचानोगे, उससे काउंटर प्रश्न करो। आपने उससे प्रश्न किया, बताओ क्या प्रॉब्लम? उसने कहा कि साहब मेरे साथ में वहाँ उन 10 लोगों ने मारपीट करी। तो फिर आप उससे काउंटर प्रश्न करो कि 10 में कितने लोग थे। अगर वो झूठ बोलने वाला होगा तो कहीं ना कहीं तो वो झूठ जो गढ़कर लाया होगा उसकी कमी आप पकड़ लोगे। समझ में बता रहा हूँ? थेसिस उसने दे दी कि साहब मेरे साथ मारपीट हुई। अब आप क्या कर रहे हो? प्रति उत्तर कर रहे हो उससे, बताओ कहाँ मारपीट हुई। फिर वो बताएगा साहब, अगर वो सच बोल रहा है तो एकदम सीधे। सच बोलने वाला कभी भले वो घबरा सकता है पर सोच समझ के नहीं बोलेगा, ध्यान रखना। सच बोलने वाला जिसके साथ में घटना घटी, क्या उसको सोचना पड़ेगा उस पर, है ना? अगर वो हो सकता है उस समय की स्थिति के लिए हड़बड़ाया हो तो उसको रिलैक्स करेंगे। उसके बाद प्रश्न पूछो कहाँ घटना हुई थी। फिर वो बोलेगा साहब वहाँ उस खेत पे हम लोग अपनी ज़मीन बाड़ी कर रहे थे, 2 लोग आए, फिर उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, मैंने उनको कुछ कहा तो 10 लोग ने आकर के मुझे पीटा। फिर आप फिर काउंटर प्रश्न करो, 10 में से कितने लोग थे? महिला कितनी थी? पुरुष कितने थे? युवा भी थे क्या? छोटा बच्चा भी था क्या? ऐसे काउंटर प्रश्न करो। अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसको कहानी गढ़ने में टाइम लगा रहा है वो, और अगर उसकी कहानियों में आपने प्रश्न पे प्रश्न दागे, थीसिस वो देता जा रहा है, एंटी थीसिस आप करते जा रहे हो। थीसिस दे रहा है, एंटी थीसिस, और आपने देखा कि इसकी जो कई गई सारी बातें हैं वो सच मिल रही है, और ये कोई बना बुनाई कोई कहानी नहीं बता रहा। क्योंकि बनी बुनाई कहानी में वही घटना होती है, जैसे कि वो एक बार हमारे यहाँ लोकल में कोर्स चलती है बनी बुनाई कहानी में कि व्यक्ति को बना करके भेजोगे, कर उसका गलत देगा। अभी बताऊंगा थोड़ा जो मजाक के लिए। तो सामने वाला अगर झूठ बता रहा है तो उसको हम पकड़ लेंगे, अगर वो सच बता रहा है तो सारी बातें उसकी मैच कर जाएगी, वो कहानी बनती चली जाएगी। तो अगर हम एंटीथेसिस नहीं करेंगे तो सिंथेसिस कैसे आएगा कि ये बात सच है या झूठ है? तो सिंथेसिस आप ही को निकालना पड़ेगा। वो सामने वाला आपको कोई भी प्रश्न करे, सुकरात मेथड यूज कर डालो। पहले सुकरात मेथड क्या है समझो फिर से। डाउटेबल, संदेहात्मक मेथड है ना, मेथड ऑफ डाउट। कोई भी प्रश्न किसी ने भी बोला थोड़ा सा डाउट करो, है ना? मतलब अपने अंदर ऐसी भी प्रद्युम्न जिंदा रखो कि कुछ तो गड़बड़ है दया। ये सामने वाला बोल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है दया, फिर दया बोलेगा हाँ सर गड़बड़ तो है, तो डाउटेबल। ये बोलते सोक्रेटिस विडम्बना है ना, सोक्रेटिस आयरनी। वो कहते हैं कि किसी ने कोई भी थीसिस दी, डाउट करो थोड़ा सा कि क्या ये कह रहा है सच है, ये इसलिए कह रहा है कि मेरा गुरु है। मैं भी अगर आपसे कुछ कहूँ इसलिए नहीं कि ये मेरे टीचर है इसलिए सच कह रहे होंगे, नहीं, सर ने कहा तो हो सकता है कोई गलती इन्होंने भी कही होगी क्या, या फिर ये जो कह रहे हैं वो सच है या नहीं पता खुद करो। मैंने कोई फैक्ट बता दिया आपको, मैंने बोल दिया कि विवेकानंद जी ने 18 सितंबर 1893 को भाषण दिया था। आपने बोल रहे हो क्या 18 सितंबर को ही दिया था? एक बार चेक कर लेते हैं गूगल पे, पता चला 11 सितंबर निकला। सर ने गलत बता दिया होगा। तो डाउट करो थोड़ा सा, ऐसा नहीं पर सेल्फ डाउट कर डालो, सामने वाले पर पूरा डाउट कर डालो, वो गलत होगा। पर डाउट करो कि क्या ये जो बोल रहे हैं सच है। अगर वो बातें आपकी मिल रही है तो फिर विश्वास कर लो कि हाँ ये सच है, ठीक। तो डाउटेबल होनी चाहिए। सेकंड, वाद विवादात्मक, ठीक है। कन्वर्सेशनल, कन्वर्सेशनल मतलब कि प्रश्न उत्तर इस पर आधारित थी। नेक्स्ट वो कहते हैं है ना, सुकरात की इस द्वंद्वात्मक प्रणाली को धात्रीय प्रणाली यानी मियोटिक मेथड या बौद्धिक प्रवासिक यानी इंटेलेक्चुअल मिडवाइफरी कहते हैं। इसमें मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं सुकरात कि मेरा उद्देश्य है, मैं अपना बताता हूँ एज ए टीचर, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको कोई ज्ञान दे दूँ। मेरा उद्देश्य है कि सिलेबस में कही गई बातों को एक्सप्लेन करके आपको आसान भाषा में समझाना। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। ऐसे सुकरात कहते थे कि कोई सामने वाला व्यक्ति सत्य का जानकार नहीं होता, सत्य सामने वाले के अंदर ही पनपता है। बस हमें क्या करना पड़ता है, जो मिडवाइफ है, मिडवाइफ मतलब जैसे कि दाई रहती है ना, दाई माँ, कि किसी बच्चे को जन्म देने में किसी महिला की अगर वो मदद कर रही तो वो दाई माँ बोलते हैं हम लोग उसको ना, नर्स बोलते हैं सामान्य भाषा में, नर्स। तो नर्स क्या करती है, कोई महिला बच्चे को जन्म तो महिला ही देगी ना, पर उसकी मदद कौन कर रही है, नर्स कर रही है। तो नर्स की भूमिका में रहता है टीचर, कि बच्चे को जन्म उसी को देना है, मतलब ज्ञान उसी को होना है। पर टीचर यहाँ पर उस भूमिका में कि उसको आसान करना, कि आप जो कह रहे हो वहाँ पर ये गलत है ये सही है। बस टीचर का काम यही है, और मेरा भी काम यही है कि मैं आपको बस अच्छा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। बाकी
कंटेंट आप पढ़ सकते हो, अब पढ़ना खुद को ही है, पेपर आपको खुद को देना है। तो ये कहते हैं कि कोई भी साधु महात्मा कोई सत्य का जानकारी नहीं कराता किसी को, वो तो केवल रास्ता उपलब्ध कराता है, रास्ता आसान करता है। ठीक, तो ये ऐसी ही है जैसे कोई धाई माँ की सिस्टम है। आगे कहता है प्रत्यात्मक। प्रत्यात्मक को समझिए, मतलब सिंथेसिस की बात चल रही है। सभी में देखो, जब आपने उससे प्रश्न किया, यही प्रश्न आप दूसरे से जाकर के करो। अगर दोनों की बात निकलकर सही आ रही है, मतलब उसी घटना पे ले लो, आपके व्यवहारिक जीवन पे, कि आप ऑफिसर हो, सामने वाले ने अपनी कहानी बता दी कि 10 लोगों ने मेरे साथ मारपीट करी, और आपने उसकी कहानी पूरी सुन ली। ओके, अब आप दूसरी पार्टी को सुनो। दूसरी पार्टी ने भी एज इट इज स्टोरी बताई, और उनमें क्या झूठ था और क्या सच था, वो सारी बातें अगर मिल रही है, उसकी भी वही बातें मिल रही है और उनकी भी वही बातें मिल रही है, तो फिर हम कहेंगे कि ये बात सच है, यानी कि यही प्रत्यय है। प्रत्यय मीन्स सामान्य गुण जो सभी में रहते हैं। जैसे कि हम सभी के अंदर क्या है, एक आत्मा है, मान लेते हैं भाई कुछ समय के लिए एक आत्मा है, तो आत्मा हमारा क्या हो गया, एक प्रत्यय हो गया। ये कहते हैं सभी में पाए जाने वाला एक यूनिवर्सल गुण है आत्मा। ठीक, तो ये प्रत्यय है। हम सभी क्या है, हम सब के अंदर अच्छा बुरा इंसान सभी के अंदर होता है ना, यानी कि सभी के अंदर छोटे से रूप में कहीं ना कहीं अच्छा इंसान तो होता ही है। तो ये क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। मृत्यु सबकी अटल है, ये प्रत्यय हो गया। ये भी मरता है, वो भी मरता है, ये भी मरेगा, वो भी मरेगा, सब मरेंगे, यानी ये प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब सभी के अंदर पाए जाने वाले जनरल कुछ ट्रेट्स, उसी को उन्होंने प्रत्यय बोला है। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल और डेफिनेशनल क्या है, प्रत्यात्मक की परिभाषा की बात करते हैं। ठीक, आगे कहते हैं अनुभवात्मक तथा आगमनात्मक, मतलब ये कहता है कि व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है। अनुभव व्यक्ति को होता जाएगा, उसको ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, पर उसके बाद में ये दूसरी मेथड भी कहते हैं निगमनात्मक, है ना। ये कहते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव मतलब कि उसने सीखा और मान लिया कि ये सच है। फिर डिडक्टिव में आप क्या करेंगे कि नहीं, उसने सीखा, हो सकता है वो सच भी ना हो, फिर दोबारा उसमें फिर थोड़ा सा डाउट कर डालो। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपने थीसिस दिया किसी ने, आपने उसका एंटीथीसिस किया, सिंथेसिस निकला, उस सिंथेसिस पे भी डाउट कर डालो। मतलब जो आपको लग रहा है कि ये सच निकल आया, उसमें भी थोड़ा सा डाउट कर डालो, फिर भी लग रहा है कि अब कोई कमी नहीं है, वही यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको बोलेंगे सार्वभौमिक सत्य। समझ पाए। तो अगर कोई बात सब जगह एक जैसी लागू हो रही है, तो वो कॉमन गुणों के आधार पर ही सच है। यानी इन्होंने तरीका बताया था कि सब में अगर कॉमन गुण विकसित हो रहे हैं, कॉमन गुण पाए जा रहे हैं, तो वो सत्य है। तो सुकरात की डायलेक्ट मेथड का यूज समझ पाए अपने जीवन में, लाइफ में याद करना। कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। कहते ना कि सामने वाला मुझे बेवकूफ बना देता है या बना देती है क्योंकि मैं कान का कच्चा या कच्ची हूं। कान के कच्चे मतलब जल्दी विश्वास करने वाला। तो सामने वाले से आप क्रॉस प्रश्न करो, क्रॉस क्वेश्चन आपने किए, क्रॉस पे क्रॉस किए, इसलिए नहीं कि वो सामने वाला हर्ट हो जाए, इसलिए कि आप सत्य तक पहुंच पाओ। और अगर सामने वाला नाराज हो रहा है ना, तो उसको बता दो कि भाई मेरा उद्देश्य मैं जानूंगा ही। इसलिए आप देखो, एक आईपीएस ऑफिसर, एक डीएसपी, एक पुलिस वाला कितने सारे प्रश्न दाग देता है। कोई भी मूवी आपने कोई सीरियल उसमें देखा होगा, कितने सारे प्रश्न करता है। वो इसलिए करता है कि अगर ये झूठ बोल रहा है तो कहीं ना कहीं तो ये गल फंसेगा। ये बनी बुनाई बातें अगर बोल रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी बातें अलग अलग हो सकती है, इसलिए वो प्रश्न पे प्रश्न करता है। वो भी क्या करते हैं, सुकरात की इसी मेथड का प्रयोग करते हैं। समझ पाए। तो अपने जीवन में ये यूज करोगे, प्रशासनिक जीवन में कहीं भी अटकोगे नहीं, कि अगर ये यूज कर लिया आप सामने वाले को जान पाओगे कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। समझ पाए। हाँ चलिए, और हाँ क्या कुछ कह रहे थे देवेंद्र। डिडक्टिव मतलब रहता है कि जो आपका सच निकल कर आया, मतलब आपने बहुत सारे थीसिस एंटीथेसिस किए, प्रश्न पे प्रश्न किए, फिर लास्ट में जो कंक्लूजन निकला उन कंक्लूजन को भी डाउट कर डालो, वही है। मतलब थोड़ा उसमें एक बार और डाउट कर लो, कहीं ऐसा नहीं कमी रह जाए, वो डिडक्टिव है। बिल्कुल। एक तो आप दूसरे के अनुभव से, जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे दार्शनिकों की कोई ना कोई बात आपके जीवन में किसी न किसी घटना से लिंक होती है। जैसे सबसे बढ़िया आपको बताता हूं, आप तिरुकुरल नाम के ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। प्रियंका ध्यान से सुने, आप तिरुकुरल नामक ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। संगम साहित्य आपने पढ़ा होगा साउथ में,
दक्षिण भारत के राज्यों में, तो वहाँ तिरुकुरल एक ग्रंथ आता है जिसके राइटर थे तिरुवल्लुवर। तो वो तिरुवल्लुवर उस तिरुकुरल में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि सार्वजनिक हित के लिए बोला गया असत्य भी सत्य से बड़ा होता है। और उन्होंने क्या जोड़ा यहाँ पर, पब्लिक इंटरेस्ट में अगर आप कोई झूठ बोल रहे हो तो वो क्या है, एक सच से भी बड़ा है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट है। मान लो कोई भीड़ है, कोई भीड़ बड़ी भड़क सकती है, दो दलों में आपस में लड़ाई हो सकती है और उसमें आपने झूठ बोल दिया कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, आपने उस समय पे तो उनकी जान बचा ली। तो आपका झूठ उस भीड़ में सच बोलने से अच्छा है। हो सकता है सच बोलने पर कई लाखों हजारों लोग मर जाएं, इससे अच्छा आप झूठ बोल दो ताकि उनकी जान बच जाए। पर किसके लिए? अपने इंटरेस्ट में नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट में। इस फिलॉसफी को बहुत सारे, आज भी बहुत सारे जीवन में कोई ना कोई ऑफिसर जो है फॉलो करते ही हैं। आप भी करोगे, क्योंकि आपको पता है कई सारी कंडीशन आपके सामने ऐसी आएगी कि अगर आपने सच बोल दिया तो वहां हो सकता है कई लोगों की जान चली जाए, कई लोगों को जीने मरने का प्रश्न आ जाए।